बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश विद आसिम। आज हम BEd कोड 8614 एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स का रिव्यू करेंगे और साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को भी काइंडली शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड मेजर्स ऑफ टेंडेंसी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और टेंडेंसी के मेजर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए, बयान कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। इट इज़ द मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग इन्फॉर्मेशन। ये एक तरीका है जिसमें मालूमात को इकट्ठा किया जाता है और उनकी तशरीह की जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की अहमियत क्या है, देखिए। इट हेल्प्स टू समराइज डाटा इन विद आ सिंगल नंबर। ये हमारी मदद करता है कि हम सारे के सारे डाटे को एक डिजिट में एक्सप्लेन कर दें, बयान कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे सामने अगर 12 रकमें लिखी हुई हैं और हमें कहा जाता है कि इनकी औसत निकालिए, तो हम फ़ौरन उन सब की औसत निकाल कर एक डिजिट में प्रेजेंट कर देंगे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि सेंट्रल टेंडेंसी की अहमियत कितनी ज़्यादा है। गोल्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के गोल्स, मकासद क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, टू कंडेंस डाटा इन अ सिंगल वैल्यू, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा होता है उसको मुख्तसर करके एक वैल्यू में पेश कर देना। यानी जिस तरह इस्लाम की अगर हम निचोड़ निकालें तो इस्लाम का निचोड़ क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाकी नमाज, रोज़ा, कलमे, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डाटा, जो डाटा के दरमियान जो मुआजना है उसको आसानी से पाए तक मिल तक पहुँचाया जा सके। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मापने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, तकरीबन ये 3 तरीके हैं। देखते हैं। सबसे पहला है मीन। मीन का मतलब होता है वस्तानिया, दूसरा है मोड और तीसरा है मीडियन। पहले मीन को डिस्कस करते हैं। मीन यानी वस्तानिया या फिर दरमियाना नंबर। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है बेस्ट टू डिफाइन रेशो। अगर आपने निस्बत निकालनी है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये तरीका है। यूज़ फॉर कंक्रीट डाटा, यानी ठोस हालत में जो मालूमात, जो डाटा आपके पास मौजूद है डिजिट की सूरत में, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और वस्तानिया निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है। मीन निकालने का तरीका यह है कि हम सारी की सारी रकमों को जमा करेंगे तो फिर मीन निकल आएगा। डिटरमाइंड बाय एडिंग अप ऑल स्कोर्स। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। अब यहाँ पर सीसा की एग्जांपल लिखी है। एक ऐसा खिलौना, एक ऐसा टॉय, एक ऐसा झूला जिसके दोनों तरफ बच्चा बैठता है। तो जब वो झूला दरमियान में बैलेंस की पोजीशन पर होगा तो दोनों बच्चे जो है ना वो फिज़ा में होंगे, जो दाएं बाएं बैठे होंगे। तो जब बैलेंस नहीं रहेगा, यानी कि दरमियाना पॉइंट वस्तानिया मालूम नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो एक बच्चा नीचे होगा और दूसरा बच्चा ऊपर होगा। सेकंड है जी मीडियन। मिडिल वैल्यू बाय रैंक ऑर्डर स्टेट, यानी कि आपने तरतीब से डाटा लिखा हुआ है, वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, उनमें से जो दरमियान वाली वैल्यू होगी उसको कहते हैं मीडियन। डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स, यानी पूरे डाटा को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। डिटरमाइंस द प्रिसाइज मिड पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वही बात है कि जितना भी डाटा लिखा हुआ है उनका जो वस्तानिया है, जो दरमियाना पॉइंट है, वो डिस्क्राइब कर देता है और हमारे सामने रख देता है कि दोनों का ये सेंटर पॉइंट है, आधा इधर है और आधा इधर है, तो सेंटर पॉइंट ये बनता है। तो मीडियन सेंटर पॉइंट निकालता है। नंबर ऑफ़ स्कोर्स इज़ ऑड, जो नंबर होते हैं यानी जो रकमें होती हैं वो ऑड होती हैं। इफ़ नंबर इज़ इवन ऐड 2 नंबर्स ऑफ मिडल एंड डिवाइड बाय 2। अगर जो हमारे पास नंबर है वो इवन है तो उसमें हमने 2 ऐड करने हैं और फिर उसको 2 से डिवाइड करना है तो हमारा मीडियन निकल आएगा। नेक्स्ट है जी मोड। मोड उर्दू में कहते हैं इयादा को, यानी एक रकम जो बार बार आई हो या जो एक से ज़्यादा मरतबा आई हो उसको कहते हैं मोड। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, एक ऐसा नंबर जो बार बार किसी भी डाटा में आ रहा है उसको कहते हैं मोड। देखिए जैसे 2 2 4 6 8, इसमें जो डिजिट है 2 वो 2 मरतबा आया है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ हुआ है तो ये मोड है। समटाइम्स मोर देन 1 मोड, यानी कभी कभी एक से ज़्यादा नंबर जो है ना वो एक से ज़्यादा मरतबा आ सकते हैं, तो मोड भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यानी यहाँ पर जैसे 2 2 4 6 8 लिखा हुआ है, तो अगर 4 2 मरतबा आ गया है या 6 2 मरतबा आ गया है तो यहाँ पर मोड अब एक नहीं होगा बल्कि 2 4 6 3 मोड बन जाएंगे। मोड की इकसाम है जी यूनी, बाय, मल्टी, ट्राई, इसकी मुख्तलिफ इकसाम। यानी एक अगर मोड हो तो यूनी कहेंगे, 2 हो तो बाय कहेंगे, 2 से ज़्यादा हो 4 5 6 7 8 10 हो तो मल्टी कहेंगे, और अगर 3 मोड आ जाएं तो फिर उनको ट्राई कहेंगे। कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, आप ग्राफ बनाकर भी इसमें से मोड को ढूंढ सकते हैं। मेरिट्स एंड डी मेरिट्स। अच्छा, 3 जो चीज़ें ना हमने पढ़ी हैं, मीडियन, मोड और इसके बाद मीन, इन तीनों में से जो 2 हैं मीडियन और मोड, इनके मेरिट्स यानी फ़ायदे और नुकसानात सेम सेम हैं।
इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया है। काइंडली देखिए, ईजी टू अंडरस्टैंड यानी जितना भी डाटा लिखा हुआ है उसको समझने में बड़ी आसानी होती है। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज यानी रकम जितनी भी बड़ी से बड़ी आ जाए उसका कोई डाटे पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। कैन बी लोकेटेड बाय इंस्पेक्शन इन मैनी केसेस, आपने मोड या फिर मीडियन निकालना है तो आप बड़ी आसानी से उस पर सर्च करके जो मोड और मीडियन है उसको निकाल सकते हैं। कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, ग्राफ की सूरत में भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ एक्सट्रीम वैल्यूज़ आर नॉट नोन इट कैन बी लोकेटेड, अगर एकदम पहली नज़र में हमें जो सबसे एक्सट्रीम सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो नज़र नहीं आ रही तो फिर हम थोड़ा सा सर्च करके तवज्जो से देखभाल करके जनाब वो जो है ना एक्सट्रीम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं इन दोनों के जो सेम है। नॉट रिजिडली डिफाइंड, इसका मतलब ये है कि मतलब ज़्यादा आसान तरीन अंदाज में इसको बयान नहीं किया जाता, यानी ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है कुछ बंदों के लिए, स्पेशली जो एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो एक्सपर्ट बंदे हैं उनके लिए ये ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, इसलिए मेरिट में ये बात लिखी हुई है। नेक्स्ट है नॉट बेस्ड अपॉन ऑल वैल्यूज़, ये सारी जो रकमें हैं जो सारी वैल्यूज़ हैं उन पर मुश्तमिल नहीं होता, यानी उनमें से चंद एक या एक हम उसको चूज़ कर लेते हैं और कह देते हैं कि ये मीडियन है या फिर मोड है। नेक्स्ट देखिए, नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी इसको हम मज़ीद जो रियाजियाती कुलिये हैं इन पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जो रिज़ल्ट हमारा आ गया बस आ गया, हम उसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यानी अगर हमारे पास कोई तकसीम का सवाल है, यानी 10 को हमने 5 को तकसीम करना है 10 के साथ, तो जो जवाब हमारे पास आएगा 2, जितनी मर्ज़ी मरतबा हम पड़ताल करें हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा, तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इसको हम मज़ीद मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से नहीं गुजार सकते। मीन की देखिए जी मेरिट्स क्या हैं, उसकी खूबियाँ, उसके फ़ायदे क्या हैं। बेस्ड अपॉन ऑल वैल्यूज़, ये सारी की सारी वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। रिजिडली डिफाइन, ये भी उसी तरह है कि इसको भी थोड़ा समझना मुश्किल होता है। ऑल गिवन वैल्यूज़, वही बात है कि सारी वैल्यूज़ इसमें ऐड होती हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ सामने होती हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं, कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली, मीन को हम ग्राफ की सूरत में नहीं प्रेजेंट कर सकते और देख भी नहीं सकते इसको, यानी मीन हम निकाल नहीं सकते ग्राफ की सूरत में। नंबर में नॉट बी प्रेजेंट, जो मीन हम निकाल रहे हैं या निकालना चाहते हैं वो दी हुई रकमों में से शायद ना मौजूद हो, ये भी इसका एक डीमेरिट है। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसका गहरा असर होता है मीन पर। जो मीन वैल्यू हम निकालेंगे, अगर एक बहुत बड़ी रकम आ गई है तो उसका मीन पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा और ये सारा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैन नॉट बी लोकेटेड इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज़ मिसिंग, जी हाँ, मीन हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम पूरी तवज्जो के साथ काम नहीं कर रहे। अगर ज़रा सी भी हमने तवज्जो इधर उधर की तो मीन निकालना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में यकीनन आएगा। एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस एंड लिमिटेशंस, स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसके फंक्शन क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। स्टैटिस्टिक्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, ये लातीनी ज़ुबान के अलावा स्टेटस से निकला है, जिसका मतलब है मीनिंग पॉलिटिकल स्टेट, यानी सियासी हालत को कहते हैं जी स्टैटिस्टिक्स। ब्रांच ऑफ नॉलेज, इल्म की वो शाह है। डील्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि रकमों के साथ, नकूश के साथ और हक़ाइक़ के साथ डील करती है। टर्म रेफर्स टू सेट ऑफ मेथड्स, ये जो टर्म है स्टैटिस्टिक्स ये तरीक़ों के एक मजमूए की तरफ इशारा करती है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, समराइज उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी, एंड एक्सप्लेनिंग तशरीह करते हैं जितनी भी जो हमारे पास मालूमात होती है उस सारे की, यानी कैसा अमल जिसमें हम डाटा इकट्ठा करते हैं, उसकी समरी निकालते हैं, समरी जो भी निकली है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। इट इज़ अ वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन, मालूमात इकट्ठा करने के अमल का नाम भी स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास डाटा होता है जो कि रॉ फॉर्म में होता है, यानी बिल्कुल ख़ाम डाटा, फिर हम उस पर सर्च करते हैं, स्टैटिस्टिकली गौर व फिक्र करते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास नतीजा निकलता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे पेट्रोल निकलता है, ठीक है जी, जो ख़ाम हालत में निकलता है तो उसमें बहुत सारे जो ना केमिकल्स भी होते हैं, वो गंदा भी होता है, उसको फिर जब जहाँ वो साफ़ करते हैं तो उसमें से जो ओरिजिनल पेट्रोल निकलता है, ठीक है। तो इसी तरह जो डाटा होता है उस पर स्टैटिस्टिक्स रूल अप्लाई किए जाते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन हमारे सामने, इंफॉर्मेशन की सूरत में हमारे सामने आ जाता है डाटा। फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, तीनों का मतलब सेम है। देखिए क्या होता है, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा, स्टैटिस्टिक्स जो मुश्किल डाटा होता है, ठीक है जी, उसको सिंप्लीफाई कर देता है, आसान अंदाज में बयान करता है। टू यूज़ टेक्निक्स फॉर मेकिंग कंपैरिजन, कंपैरिजन मुआजना करने के लिए, दो चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए हम
स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। डाटा इन डेफिनेट फॉर्म, डेफिनेट फॉर्म का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिकली जितने भी रूल्स हैं वो डाटा पे अप्लाई करने के बाद जो भी हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आती है, जो नतीजा आता है वो ऑथेंटिक होता है। अगर ऑब्जर्वेशन से की गई है तो हम उसको डेफिनेट यानी सच मान सकते हैं, कह सकते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है। टू इनलार्ज इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज, एक इनफरादी बंदे का जो इल्म का जो तजर्बा है उसको वसी करना यानी इल्म वसी करना। प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसीज़ बनाने में भी स्टैटिस्टिक्स मदद करती है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डाटा, डाटा जो है उसको नंबर्स की ज़रूरत में अगर आपने प्रेजेंट करना है तो स्टैटिस्टिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी स्टैटिस्टिक का एक फंक्शन है, करेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंस है। मल्टीपल कॉजेज अफेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अब स्टैटिस्टिक को बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, आगे देखेंगे वो फील्ड्स भी कौन कौन सी हैं। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स मज़ीद क्या करती है, प्रेजेंट डाटा इन सीक्वेंस, ये तरतीबवार डाटा हमारे सामने पेश करती है। सिस्टमेटिक मैनर, इसका भी वही मतलब है कि तरतीबवार या फिर बड़े से छोटे या फिर छोटे से बड़े डिजिट की तरह हमारे सामने डाटा प्रेजेंट करती है। डाटा कलेक्टेड फॉर ए पर्पस, जितना भी डाटा इकट्ठा किया जाए उसका एक ख़ास मकसद होता है। वेदर फॉरकास्ट, जी हाँ, जो हमने कहा था ना मुख्तलिफ फील्ड्स में ये हमारी मदद करती है। वेदर फॉरकास्ट, जो मौसमी पेश गोई हैं वो करने के लिए भी हम स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। बिज़नेस मार्केटिंग, बिज़नेस और मार्केट के हवाले से भी अगर हमने जाना है कि मंडी कैसी है और किस तरह की चीज़ मार्केट में बिक रही है, और या फिर हम मार्केटिंग कैसे करेंगे तो कैसे तो चीज़ बिकेगी, उसके लिए भी हम स्टैटिस्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे स्टैटिस्टिक के फंक्शन हैं। यूज्ड इन मेडिकल फील्ड, तिब की दुनिया में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। साइकोलॉजी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बैंकिंग में तो होती है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। प्रेडिक्शंस हमने करनी है, पेशन गोइयाँ करनी है। ठीक है जी, अगर आपके सामने नंबर की सूरत में डाटा मौजूद है, इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो आप उसको देखते हुए स्टैटिस्टिकली आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। डिजीज़ प्रेडिक्शन, हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई बीमारी है तो आप स्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करके इसके रूल्स अप्लाई करके ये भी बता सकते हैं कि बीमारी कौन सी है। लिमिटेशंस क्या हैं, डील्स विद पॉपुलेशन, ये इसका जो ताल्लुक़ है वो आबादी के साथ होता है। यानी अब अगर हम आबादी की बात करें तो आबादी से मुराद अगर हम डिजिट लें, वैल्यूज़ लें, नंबर लें, तो ये तो नहीं है ना कि 5 या 6 डिजिट पर मुश्तमिल हमारे सामने एक क्वेश्चन होगा या प्रॉब्लम होगी। सम टाइम अब पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस सूरत में जब ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाएगी, डिजिट्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है। सम टाइम और गलतियाँ होती हैं। लिमिटेड टू न्यूमेरिकल स्टडी, और स्टैटिस्टिक का ताल्लुक सिर्फ डिजिट के साथ है, यानी डिजिट से हट कर अगर आप इन्फॉर्मेशन आपके सामने है तो उसको आप स्टैटिस्टिकली डिफ़ाइन नहीं कर सकते। डील्स विद पॉपुलेशन नॉट विद इंडिविजुअल, यानी ये जनरलाइज कर देती है चीज़ों को। यानी एक घर में अगर 10 अफराद हैं तो एक से इंटरव्यू लिया या फिर 2 से इंटरव्यू लिया तो ये कह देती है स्टैटिस्टिक के 10 बंदे भी जनाब ऐसे ही हैं। ठीक है, विच इज़ रॉन्ग। तो ये लिमिटेशन है कि आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट्स मौजूद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं, लेकिन आप सब का डाटा ना लें, सिर्फ 1-2 से लेकर कह दें जनाब सब की ये राय है, विच इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स गलत हो जाती है। फैलिशियस कंक्लूजन, बिल्कुल वही, अगर आप ये वाली लिमिटेशन देखें पॉपुलेशन वाली, तो फिर जनाब जो कंक्लूजन्स हैं, जो नताए निकलते हैं वो ज़्यादातर गलत निकलेंगे। हो सकता है मेरे एक भाई को दाल चावल पसंद हो और दूसरे भाई को जनाब ये पसंद ना हो, उसको जनाब चिकन पसंद हो। ठीक है, तो मैं एक से इंटरव्यू लेके कह दूं कि जनाब दूसरे को भी ये पसंद होगा, क्योंकि दोनों एक घर में रहते हैं और दोनों एक जैसी चीज़ें खाते होंगे, तो ये गलत है, जिससे गलत नतीजे निकलते हैं। लाइज ऑन एस्टिमेशन, ये बस जनाब अपने पास से जो अंदाज़ा लगाते हैं उस पर मुश्तमिल होती है। वही बात है ना कि एक बंदे से आपने इंटरव्यू लिया, उससे सवाल जवाब किए और जो नतीजा निकला वो सारे बंदों पर अप्लाई कर दिया, तो ये एस्टिमेशन हम लगा रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। नो एग्जैक्ट लॉ, कोई ख़ास कानून नहीं है कि जिसके तहत हम स्टैटिस्टिक को अप्लाई कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन वेरिएबल्स एंड लेवल्स ऑफ मेजरमेंट इन डिटेल। वेरिएबल क्या होते हैं और मेजरमेंट के यानी पैमाइश के जो लेवल हैं वो दर्जे हैं कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन कीजिए। वेरिएबल इज़ समथिंग दैट कंटिन्यूसली चेंजेस, वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो कि मुसलसल तब्दील होती रहती है। इसकी किस्में कौन कौन सी है, न्यूमेरिक, सेपरेट वैल्यूज़, यानी न्यूमेरिक नंबर्स से रिलेटेड होता है और इसमें हर वैल्यू को अलग-अलग से लिखा जाता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल। तीसरी जो काइंड है वो है क्वांटिटेटिव, और इसके बाद बस ये 3 ही किस्में जनाब वेरिएबल्स की। और आगे देखते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट, पैमाइश के जो दर्जे हैं वो कौन कौन से। जी, नंबर 1 है नॉमिनल स्केल।
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को पैमाइश करने का जो सबसे आसान और सस्ता तरीन तरीका है उसको कहते हैं नॉमिनल स्केल विद नेम्स। इसका ताल्लुक चीज़ों के नामों के साथ होता है। इस लेवल में अगर एक सवाल का जवाब बहुत से बंदों ने दिए हैं तो पैमाइश की जाती है कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिसर्चर बंदर के बच्चों की मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाता है कि शरारती, एग्रेसिव, प्लेफुल। तो यहाँ पर रिसर्चर सिर्फ कैटेगरीज बना रहा है, तो ये नॉमिनल स्केल है। यानी आपने 10 बंदों के बारे में एक रिसर्च प्रेजेंट करनी है, पेश करनी है। अगर आप 3 बंदों का सिर्फ इंटरव्यू ले लें और कह दें कि एक बड़ा ज़िद्दी है, एक बड़ा गुस्से वाला और एक बड़ा काइंड है, ठीक है, तो आप ये तो कह देंगे, लेकिन आप इसको जनरलाइज नहीं करेंगे। अगर आप कह दें कि 10 के 10 ऐसे ही है तो यहाँ पर जनाब गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो पॉइंट था नॉमिनल, आई थिंक यस, नॉमिनल स्केल ही होता है। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है? रैंक्ड डाटा, डाटा को तरतीबवार लिखा जाता है, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की तरफ। यानी डाटा को तरतीब से लिखा जाता है, पहले बड़ा फिगर फिर छोटा और इस तरह आखिर तक। ईजी यानी एग्जांपल देखिए, कंपनी के मालिक अपने एम्प्लॉइज़ को रैंक करता है कि कौन कितना अच्छा काम करता है। इसी रैंकिंग से ये तो पता चल जाता है कि कौन बेहतर है, पर यह नहीं पता चलता कि कितना बेहतर है। जी हाँ, हम ज़ुबानी कह देते हैं यार ये बंदा अच्छा काम करता है फ़लाँ के निस्बत, जैसे अली आसम के निस्बत अच्छा काम करता है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि दोनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस कितना है, कितना गैप है। तो ऑर्डिनल स्केल में सिर्फ इतना ही पता चलता है कि कौन बेहतर है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कितना बेहतर है। ऑर्डिनल लेवल पे 2 मेजरमेंट में मौजूद फ़र्क का तो पता चल जाता है, पर यह नहीं पता चलता कि कितना फ़र्क है। नेक्स्ट है जी इंटरवल स्केल। इट हैज़ ऑल क्वालिटीज़ ऑफ ऑर्डिनल स्केल। जो ऑर्डिनल स्केल में खूबियाँ हैं ना, यानी डाटा को प्रेजेंट वो करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि 2 डिजिट्स में या 2 बंदों में फ़र्क कितना है, किस कदर फ़र्क है, ठीक है जी। ये सारी खूबियाँ इंटरवल स्केल में होती हैं। और इसके अलावा जो इसमें खूबियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? विद एडिशन ऑफ टेलिंग एग्जैक्ट साइज़ डिफरेंस। हाँ जी, ऑर्डिनल और इंटरवल में फ़र्क ये है कि ऑर्डिनल में ये नहीं पता चलता कि 2 जो डिजिट्स हैं, 2 जो क्वांटिटीज़ हैं, उनमें फ़र्क कितना है, गैप कितना है। लेकिन इंटरवल जो है ना, वो हमें ये भी साथ साथ बता देता है कि 2 क्वांटिटीज़ में, 2 नंबर्स में बेसिकली कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 मेजरमेंट्स में कितना डिफरेंस है, ये भी बताता है। 80 से 90 पैमाइश के दरमियान 10 का फ़र्क है, तो इसी सीरीज़ में अगली रकम ही 70 से 80 है, तो इसमें भी 10 का ही गैप है। 1 इंच साइज़ रूलर में हर जगह एक जैसा साइज़ होता है, डिफरेंस होता है, कम या ज़्यादा नहीं। यानी 1 इंच से लेकर जो 5 इंच के दरमियान 4 इंच का जो गैप है, वो रूलर में आप किसी जगह भी मैच कर लें, नाप लें, पैमाइश कर लें, वो सब जगह एक जैसा होगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट है रेशो स्केल। इट हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल। इसमें ऑर्डिनल स्केल वाली सारी खूबियाँ होती हैं। और इसके अलावा क्या होती हैं? विद एडिशन ऑफ मेजर डिफरेंट बिटवीन 2 वैल्यूज़ इन टर्म ऑफ रेशियो। यानी निस्बत के हवाले से 2 जो रकमें हैं उनमें क्या फ़र्क है, ये इस फ़र्क को बताता है। एड्स एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू पॉइंट, जो ज़ीरो की डिजिट होता है, जो रकम होती है, ये उस ज़ीरो को भी सारी रकमों के साथ ऐड करता है। इसका मतलब है कि जिस वेरिएबल को ज़ीरो वैल्यू दी है वो मौजूद ही नहीं है। यानी ज़ीरो का मतलब क्या होता है? नथिंग, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पल। ये लिख लें कि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने वाले सवाल है। अगर पॉपुलेशन पे ना आ जाए तो सैम्पल पर लाजमी सवाल आएगा, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा। पॉपुलेशन इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। A research population is known as the main focus of research. Population is a large collection of individuals. Population का मतलब होता है कि सिंगल अफराद का एक बहुतात में आप उनको जब जमा कर लेना एक जगह पर, तो उसको पॉपुलेशन कर, यानी बहुत सारे बंदे जब एक जगह पर आकर रहते हैं या फिर एक मकाम पर रहते हैं तो उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। A research population is known as the main focus of research. रिसर्च का मकसद क्या होता है? कि पॉपुलेशन के बारे में रिसर्च करे। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की अक़साम कितनी होती हैं? टारगेटेड पॉपुलेशन, आल्सो नोन एज थ्योरेटिकल पॉपुलेशन, रेफर्स टू इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू विच अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड टू जनरलाइज कंक्लूजन। दिस पॉपुलेशन हैज़ वेरिंग डिग्री ऑफ कैरेक्टर्स। टारगेटेड पॉपुलेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास 50 अफराद हैं, ठीक है जी, 50 अलग-अलग घरानों के अफराद हैं और आपने उनको पॉपुलेशन का नाम दिया है, तो सारे के सारे जो बंदे हैं ना, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी। उन सब से इंफॉर्मेशन लेने के बाद कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रा किया जाएगा और फिर एक जनरल बात की जाएगी। ऐसा नहीं है कि 50 में से 10 बंदों के बारे में बात इंफॉर्मेशन ले ली और ये कह दिया कि जी ये बाकी जो नतीजा निकले सब बंदों पर लागू होता है। नहीं,
टारगेटेड पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक इलाके में जितनी भी पॉपुलेशन है उसके सारे अफराद से डाटा कलेक्ट करना, फिर उसके बाद कोई एक मफरूज़ा कायम करना या नतीजा निकालना। यानी जैसे क्लासरूम में अक्सर करते हैं, अगर आपने 10वीं जमात के बच्चों का रिज़ल्ट देखा है और उसमें से सारे के सारे पास हैं, तो फिर आप कहेंगे कि 100% रिज़ल्ट है। लेकिन अगर उसमें 4-5 या 2-3 एक भी बच्चा फेल हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये 100% रिज़ल्ट है। ठीक है, तो टारगेटेड पॉपुलेशन का मतलब यही होता है। सेकंड है एक्सेसिबल पॉपुलेशन इज़ द पॉपुलेशन टू विच अ रिसर्चर अप्लाइज द कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि वो पॉपुलेशन यानी वो अफराद जिन पर एक रिसर्चर अपनी रिसर्च का जो नतीजा अखज़ करता है वो उन पर लागू करता है। यानी 50 बंदे हैं, 50 में से आपने 50 के 50 का इंटरव्यू ले लिया जो एक गांव में रहते हैं। तो इंटरव्यू लेने के बाद जो भी आपने उनके बारे में राय कायम की है, उसके बाद आप किसी और साथ वाले गांव में इलाके में चले जाएं और कहें जी कि ये जो 50 बंदों के बारे में मैंने राय इधर कायम की थी, दूसरे गांव के जो 10 बंदे हैं उनमें भी यही खूबियाँ यही खामियाँ हैं। ठीक है, तो अब यही वाला कंक्लूजन मैं इधर भी लागू करने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होता है। सैम्पल क्या होता है? सैम्पल इज़ द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन और सब ग्रुपिंग ऑफ process of selecting individuals from the population in a way that these individuals represent whole accessible population। सैम्पल का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन का एक बड़ा ग्रुप है, उसको एक छोटे ग्रुप में तकसीम कर देना, फिर उस छोटे ग्रुप में से अफराद को आप मुंतखब करते हैं, चूज़ करते हैं और उन अफराद से हासिल शुदा मालूमात को सारी पॉपुलेशन उस पूरे बड़े ग्रुप पर आप अप्लाई कर देते हैं। यानी 50 बंदे हैं, 50 को आपने 2 ग्रुप में तकसीम कर दिया 25-25 के, और 25 बंदों के एक ग्रुप का आपने इंटरव्यू लिया, उनसे मालूमात ली और फिर वो मालूमात और वो नतीजा बाकी 25 बंदों पर भी लागू कर दिया, उनके बारे में भी वही राय कायम कर ली। टाइप्स ऑफ सैम्पल, सैम्पल की किस्में। प्रोबेबिलिटी सैम्पल, इसका दूसरा नाम होता है रैंडम सैम्पल, आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, इसको रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल भी कहते हैं। ईच इंडिविजुअल इज़ चूजन विद नॉन प्रोबेबिलिटी, हर जो इंडिविजुअल है, जो फ़र्द है जिसको मुंतखब किया जाता है, बड़ी देखभाल और सोच समझ के साथ उसका इंतखाब किया जाता है। दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पल की आगे एग्जाम देखिए कौन कौन सी होती है। यानी मेन टाइप्स 2 हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में आगे कुछ काइंड्स आती है, वो देखते हैं कौन कौन सी है। प्रोबेबिलिटी सैम्पल में पहली है जी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसका फ़ायदा ये है कि सारे नाम एक बाउल में डाले जाते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है कि जितनी भी पॉपुलेशन है, यानी 50 अफराद हैं, तो 50 के 50 के नाम लिखकर आप एक वो बास्केट में डालेंगे, उनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद आप कोई से 25 अफराद जो है ना चुन लेंगे। इसका फ़ायदा ये है, इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि 50 के 50 अफराद के पास ये चांस होता है कि उनका नाम आ जाए। यानी जैसे कुरानदाजी करते हैं, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन पता है तो फर्स्ट नंबर इज़ रैंडमली सिलेक्टेड, देन नेक्स्ट इज़ सिलेक्टेड विद डिफरेंस ऑफ 8 फ्रॉम लिस्ट। इजी प्रोसीजर, आसान तरीका है। फ़ायदा है कि सादा तरीका है। नुकसान है कि अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता तो कहाँ से आगाज़ करें। अच्छा जी, अगर हम चाहते हैं कि 50 बंदे हमारे पास हैं और हमें पता है कि 50 हैं, और हम चाहते हैं कि हम कोई 4 बंदों को जनाब प्राइज़ दें, तो हम पहले कहेंगे जी कि नंबर 1 से शुरू करते हैं, 1 से लेकर 8 का हम गैप रखते हैं, 8वें के बाद जो 9वां नंबर आएगा उसको इनाम देंगे। ये पॉलिसी हम बना रहे हैं। फिर 9वें के बाद 8 का गैप देकर जो अगला 9वां नंबर आएगा उसको हम इनाम देंगे। फिर उसके बाद जो 8 नंबर छोड़ेंगे, जो अगला नंबर आएगा उसको इनाम देंगे। ये है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, अगर आपको टोटल बंदों की तादाद पता है। लेकिन अगर आपको टोटल बंदों की तादाद पता नहीं है तो फिर आपके लिए ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग करना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि हमने आगाज़ कहाँ से करना है। नेक्स्ट है जी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल। होल पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पूरी जो आबादी है, पूरी जो रकमें हैं, उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, और इस तकसीम शुदा हिस्से को कहते हैं स्ट्राटम। यानी 2 हिस्से हैं तो 2 स्ट्राटम। इट्स अप्रोप्रिएट इफ़ पॉपुलेशन इज़ ऑफ सेम टाइप। अगर एक ही तरह के बंदे एक इलाके में रह रहे हैं तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल का इंतखाब करें। और इसका नुकसान ये है कि एक फ़र्द 2 बार काउंट ही हो जाएगा, 2 बंदों के नाम एक जैसे हो जाए तो। हाँ, इसका नुकसान ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि एक
नाम के 2-3 बंदे हैं तो आप गलती से उन तीनों को 2 बार ऐड कर जाएं, ठीक है, जिससे हमारा जो सारा रिसर्च प्रोजेक्ट है वो ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट है जी क्लस्टर सैम्पलिंग। पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो स्ट्रेटिफाइड है इसमें पूरी पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जबकि क्लस्टर में पॉपुलेशन को ज़्यादा हिस्सों में तकसीम किया जाता है, बहुत से ग्रुप बना दिए जाते हैं। देन सिलेक्ट्स अ ग्रुप इन सिस्टमेटिक और रैंडम वे टू अप्लाई सर्च। यानी 50 ग्रुप आपने बना दिए, 50 में से आप कोई 3-4 ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, उन पर रिसर्च करेंगे, इंटरव्यूज़ वगैरह लेंगे, मालूमात लेंगे, तो जो भी मालूमात होगी हासिल आपको वो आप बाकी 46 या 45 ग्रुपों पर सारों पर अप्लाई कर देंगे कि जी ये सारों का जहन है, सारों का रहन सहन ऐसा है। दूसरी जो काइंड थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसको देखते हैं। इसमें पॉपुलेशन के तमाम अफराद को सिलेक्ट होने का मौका नहीं मिलता, आल्सो नॉन एज जजमेंटल। समटाइम्स ये अच्छी होती है और समटाइम बैड होती है। इसकी 4 किस्में। प्रोबेबिलिटी में तमाम बंदों के पास मुनासिब मौका होता है कि वो सिलेक्ट हो सके, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता। सबसे पहली इसकी किस्म कौन सी है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ईजीएस्ट मेथड, जो बंदे मिल गए उन्हीं को प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया और उन्हीं का इंटरव्यू ले लिया और उनकी ओपिनियन को सबकी ओपिनियन बना के पेश कर दिया। इट्स हाईली रिस्की, यानी आपको कहा गया कि आप कोई 50 बंदों का इंटरव्यू लें, ठीक है जी, और उसके बाद 50 बंदों से हासिल होने वाली मालूमात को 500 बंदों पर अप्लाई कर दें और आप कहें कि सारे ऐसे हैं। तो आप घर से निकले तो रास्ते में मार्केट में आपको एक चरसी भंगी मिल गया, ठीक है, जो उस वक्त चर्स के नशे में है, भंग के नशे में है। आपने उससे इंटरव्यू लिया तो उसने अजीब व गरीब किस्म के जवाब दिए। आगे मार्केट में चले गए, वहाँ पर आपने देखा कि एक और बंदा बैठा हुआ है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है जी, कॉमन सेंस भी उसमें नहीं है। उससे आपने इन्फॉर्मेशन ली तो 10 बंदे आपको ऐसे मिल गए जो कि बिल्कुल ऐसे ही हैं, फारूक टाइप के बंदे। तो उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर उनका नतीजा आप 500 बंदों पर अप्लाई करेंगे तो ये नुकसान होगा, रिस्की होगा। सारा जो आपका रिसर्च है, कंक्लूजन है, वो गलत हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि ये हाईली रिस्की है। इसमें आसानी तो है कि जो मिल गए आप उनका इंटरव्यू ले लें, लेकिन ये रिस्की है। पर्पसिव सैम्पलिंग। पॉपुलेशन इज़ सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द स्टडी। इसमें जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसका एक ख़ास मकसद होता है और उस मकसद के तहत बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं। यानी अगर आपको कहा गया है कि आप ऐसे बंदों का सैंपल लें, ऐसे बंदों के बारे में रिसर्च करें जिनकी कम से कम तालीम एमफिल है या फिर एमए है, तो आप फिर एमफिल और एमए ही सिलेक्ट करेंगे। आप हर एरा गैरा नथु गैरा टॉम डिक एंड हैरी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये एक मकसद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी जिस्मानी सज़ा का असर देखने के लिए उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा जिनको सज़ा मिली है और कंक्लूजन कायम करेंगे। हमने देखना है कि अगर बच्चों को जिस्मानी सज़ा दी जाए तो उनका रिएक्शन क्या होता है। तो आप उन बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जिनको अभी अभी जिस्मानी सज़ा मिली है, ना कि उनको सिलेक्ट कर लेंगे जिनको जिस्मानी सज़ा नहीं मिली। तो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सही नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ स्नोबॉल सैम्पलिंग। व्हेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट सच एज होमलेस वर्कर्स अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। जब आपको उन बंदों का डाटा हासिल करना मुश्किल हो जाए जो कि बेघर हैं या फिर इमिग्रेंट्स हैं, किसी दूसरे मुल्क से हिजरत करके आए हैं, तो आपको पता नहीं उनके बारे में मालूमात, तो ऐसी सूरत में आप जो सैंपल इस्तेमाल कर सकते हैं वो होगा स्नोबॉल सैंपल। इन दिस केस स्नोबॉल सैंपल इज़ यूज। फॉर एग्जांपल रिसर्चर वांट्स टू नो इमिग्रेंट्स ऑफ अफगानिस्तान, ही विल नो और गेट द डाटा ऑफ द प्रेजेंट अफगानीज एंड देन लोकेट। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर आपको कहा गया है कि पाकिस्तान में जो अफ़गानी रह रहे हैं उनके बारे में कोई 500 अफ़गानियों की राय लें, 500 अफ़गानियों का डाटा इकट्ठा करें और फिर जो 50,000 टोटल अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके बारे में ओपिनियन कायम करें। तो ऐसा होता है कि कोई अफ़गानी एक जगह होता है, कोई दूसरी जगह। तो जो आपको अफ़गानी मिल जाए आप उसके पास जाएँ, उससे मालूमात लें, ठीक है जी। उसका इंटरव्यू लेने के बाद आप पूछें कि ये फ़लाँ नाम का जो अफ़गानी ये कहाँ है, वो आपको बताएगा जी कि वो तो पेशावर गया हुआ है, ठीक है, या फिर कराची गया हुआ है। तो आप कराची जाएँ, पेशावर जाएँ, वहाँ से उसका डाटा लें और फिर पूछें कि ये जो तीसरा अफ़गानी है इसका नाम ये है, तुम्हारा रिश्तेदार है, दोस्त है, ये कहाँ पर है। वो कहेगा कि इस्लामाबाद है, हैदराबाद है। तो आप फिर भागे भागे वहाँ जाएंगे तो मालूमात लेंगे। ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। नेक्स्ट है जी कोटा सैंपल। पॉपुलेशन इज़ सिलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ प्री स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक्स सो दैट द सैंपल हैज़ सेम करेक्टरिस्टिक्स। इसमें भी जो भी आप पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं वो ख़ास मकासद होते हैं उसके, और आपने ख़ास करेक्टरिस्टिक, ख़ास खूबियों या ख़ास खामियों वाले बंदों का इंतखाब करना होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहना है कि 500 बंदा है, आप बताएंगे उन सब की जो मुश्तरका खूबी है वो क्या है। तो आप 50 बंदों का सैंपल ले लेंगे और देखेंगे कि इन सब की मुश्तरका खूबी क्या है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं कि ये 500 बंदों की भी यही खूबी है। हाँ, ये वो बंदे होने चाहिए जो एक ही जगह में, एक ही इलाके में रह रहे हों। यानी अगर आप देखें कि 500 बंदे एक जगह पर रह रहे हैं लेकिन उसमें से 400 मुसलमान हैं और 100 गैर मुस्लिम हैं, तो आप 100 गैर मुस्लिमों का डाटा लेकर उनको बाकी 400 पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक जैसे बंदे होने चाहिए जिनकी एक जैसी खुशियात हो, कल्चर रहन सहन एक जैसा हो। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हिपोथेसिस टेस्टिंग एंड टी टाइप टेस्ट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हिपोथेसिस टेस्टिंग और टी टाइप आ सकता है पेपर में कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक क्या है, हिपोथेसिस टेस्टिंग क्या और टी टाइप टेस्ट कौन सा होता है। इट इज़ यूज्ड, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक की बात करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक इन्फ्रेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ डाटा फ्रॉम सैंपल। जो सैंपल से आपने डाटा कलेक्ट किया है, उस सैंपल, उस डाटे की बुनियाद पर आप जब कोई नतीजा अखज़ करते हैं तो इसको कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हिपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? किसी भी पॉपुलेशन के बारे में कोई फ़ैसला सुनाना आसान नहीं होता। ठीक है जी, 50 बंदों के डाटे से आप 500 बंदों की राय नहीं उन पर वो सादर फरमा सकते। ये नहीं कह सकते कि सबकी यही जो है ना ओपिनियन है। इसके लिए तगदो करनी पड़ती है। आबादी के तमाम अफराद का मुतालिया करना नामुमकिन है, इसलिए सैंपल लिया जाता है, फिर इसे मज़ीद तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, देख लें, अगर एक मुल्क में 20 करोड़ अवाम है तो 20 के 20 करोड़ का इंटरव्यू लेना मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए आप हो सकता है 10 करोड़ का ले लें और बाकी 10 करोड़ पर भी जो मालूमात इकट्ठी हुई है उसका नतीजा अप्लाई कर दें। इसी अमल को हिपोथेसिस टेस्टिंग कहा जाता है। हिपोथेसिस टेस्टिंग सिलसिलावार स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, यानी इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप ये सारा प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंटरव्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, लॉजिक ऑफ हिपोथेसिस टेस्टिंग। हम हिपोथेसिस टेस्टिंग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या मंतक है हिपोथेसिस टेस्टिंग के पीछे, इस सारे अमल के पीछे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसर्चर मेक्स अ हिपोथेसिस। सबसे पहले जो भी रिसर्चर है वो एक मफरूज़ा कायम करता है, एक राय कायम करता है। यूजुअली द हिपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन। आमतौर पर ये जो आप मफरूज़ा कायम करते हैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में होता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर ये पेशन गोई करता है कि पाकिस्तान के जो वोटर हैं उनका IQ लेवल 100% है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, ये पेशन गोई कायम करने के लिए वो क्या करेगा, ही विल सेलेक्ट सैंपल ऑफ 100 वोटर। तो वो 100 के 100 वोटरों को मुंतखब करेगा और उनका IQ लेवल चेक करेगा, उनसे क्वेश्चंस करेगा। आफ्टर दैट, उसके बाद ही विल चूज़ 200 वोटर्स फ्राम सैम्पल एंड चेक देयर IQ। इसके बाद फिर वो 200 मजीद बंदों को सिलेक्ट करेगा, उनका IQ लेवल चेक करेगा और आखिर पर क्या करेगा, ही कंपेयर्स द प्रिडिक्टिव IQ लेवल। तो फिर उसने जो अपने पास से डाटा लेने से पहले पेशन गोई की थी कि इन बंदों में इस कदर अक्ल मौजूद है, उस पेशन गोई के साथ इन 300 बंदों से हासिल होने वाले डाटा जो IQ लेवल है उसको कंपेयर करेगा। ठीक है, तो ये लॉजिक है जी। ऑब्टेन्ड सैम्पल डाटा इफ़ द मीन इज़ कंसिस्टेंट, यानी जो आपने पेशन गोई की है और जो एक्चुअल में IQ लेवल निकले हैं अगर ये ठीक है, मिलता जुलता है, रिसर्चर विल कंक्लूड, तो रिसर्चर कहेगा दैट हिपोथेसिस इज़ रीजनेबल, कि जो मेरा रिसर्च था, जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो ठीक साबित हुई है। अदरवाइज वाइस वर्सा, अगर ऐसा नहीं है तो वो कहेगा जी कि मेरी रिसर्च जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, हिपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेट हिपोथेसिस, आप कोई मफरूज़ा कायम करेंगे अपने पार से, यानी टल्ला मारेंगे। फिर उसके बाद सेट क्राइटेरिया, आप वहाँ पर जनाब क्राइटेरिया सेट करेंगे। फिर उसके बाद कलेक्ट डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप डिसीजन करेंगे, ठीक है जी, कंक्लूजन करेंगे, यानी अपने पास से टल्ला मार दिया, मफरूज़ा कायम कर दिया, फिर उस मफरूज़े के हवाले से आप सर्च करना शुरू कर देंगे। सर्च करने के बाद आप नतीजा निकालेंगे कि जो मेरा टल्ला था, जो मेरा मफरूज़ा था, वो और हकीकत में जो फिगर हासिल हुआ है वो सेम है, मिलते जुलते हैं या फिर नहीं है। 2 टाइप्स ऑफ एरर। अच्छा, हिपोथेसिस टेस्टिंग में 2 किस्म के जो है ना वो एरर आ सकते हैं। सबसे पहले हिपोथेसिस को सच मानना जबकि इसका असर ही ना हो असल में, यानी आपने टल्ला मार दिया है और आप कहें जी कि बस यही हकीकत है, यही सही है, हालांकि जो नंबर आपके सामने आया है, जो असल फिगर आपके सामने आया है वो आपकी प्रेडिक्शन से बहुत दूर हो, लेकिन फिर भी अपनी बात को सही मनवाने के लिए आप कह दें जी कि ठीक आया जी, मेरा टल्ला ठीक था। दूसरा एरर ये है कि हिपोथेसिस को गलत मानना कि असर है पर असल में ना हो। दूसरी बात यह है कि आपने जो टल्ला मारा है आप कह दें कि ये गलत है,
हालांकि जो आपका तुक्का या जो टल्ला चला था वो जो एक्चुअल फिगर आई है वो आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है, सेम सेम है, करीब करीब है। तो अब ये रिसर्चर पर है कि अपनी बात को गलत साबित कराए या फिर सही साबित कराए। टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट इज़ यूज टू कंप्यूट मीन ऑफ डाटा सेट्स। ये डाटा के जो ग्रुप होते हैं उनका मीन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि फ़र्क कितना है दो अमाउंट्स में, यानी दो ग्रुपों में कितना कितना फ़र्क है। यानी अगर हम देखना चाहते हैं कि एक तरफ साइंस वाले 10 बच्चे हैं, दूसरी तरफ आर्ट्स वाले 10 बच्चे हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि उनकी आईक्यू लेवल में, उनकी मेमोरी में कितना फ़र्क है। तो हम दोनों सेटों का, दोनों ग्रुपों का टेस्ट लेंगे। ओनली टेल्स हाउ इम्पोर्टेंट द डिफरेंसेस आर। डिफरेंसेस अकर्ड बिकॉज ऑफ एनी चॉइस और एनी चांस और मिस्टेकनली। जो दोनों ग्रुपों में जो डिफरेंसेस आ सकते हैं ना, वो या तो गलती से आ सकते हैं, यानी एक तरफ 10 के साइंस के तालिब इल्म है, दूसरी तरफ 10 साइंस के तालिब इल्म है, तो दोनों के आईक्यू लेवल में जो फ़र्क आ रहा है ना, वो या तो हमारी गलती से आ रहा होगा, कोई हमने ऑब्जर्वेशन सही नहीं की होगी, या फिर एवं ही इत्तफाकन आ गया होगा, ठीक है, यानी फ़िगर लिखने में आपको गलती हो गई होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टी टेस्ट, ये जानने के लिए कि दो ग्रुपों में फ़र्क कितना है। इसकी दो किस्में हैं, इंडिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट और पेयर्ड सैम्पल। इंडिपेंडेंट में क्या होता है? व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ टू ग्रुप्स इज़ कंपेयर्ड एंड इज़ नॉट टेकन जस्ट वंस। हाँ जी, यानी कि इसमें आप दोनों के दोनों ग्रुपों की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, किसी एक की नहीं लेते, दोनों की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर डिफरेंस चेक करते हैं। ये नहीं है कि एक ग्रुप के अफराद का डाटा ले लिया और उन्हीं में जो डिफरेंस निकला है वही डिफरेंस दूसरे अफराद पर भी लागू कर दें, दूसरे ग्रुप पर भी लागू कर दें कि जी उनमें भी यही डिफरेंस है। पेयर्ड सैम्पल, वन वी वांट टू कंपेयर एंड इवेलुएट इंफॉर्मेशन ऑफ सेम ग्रुप। जब हम एक ही ग्रुप की इंफॉर्मेशन को इवेलुएट बयान करना चाहें, उसका जायज़ा लेना चाहें, तो ऐसी सूरत में हम पेयर्ड सैम्पल इस्तेमाल करते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन इज़ टेकन और टेस्टेड ट्वाइस। तो जो भी हम ग्रुप के बारे में मालूमात लेंगे उसको दोहराया जाता है, यानी 2 बार उसकी पड़ताल की जाती है कि डाटा ठीक है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ एक्सप्लेन नॉर्मल कर्व एंड न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ शेप। नॉर्मल कर्व क्या होता है और न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ शेप क्या है, इनको एक्सप्लेन करें। नॉर्मल कर्व इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इन ग्राफ्स। ग्राफ की सूरत में डाटा को प्रेजेंट करने का नाम नॉर्मल कर्व है। इफ़ डाटा इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी कर्व इन ग्राफ। अगर डाटा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, कर्व होगा, एक कौस होगी, यानी उतार चढ़ाव होगा ग्राफ में। एंड इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल कर्व, ठीक है जी, इसको नॉर्मल कर्व कहते हैं। एंड बेल कर्व, और इसको बेल कर्व भी कहा जाता है। कौन से मजमून, सोशल साइंसेज में इस कर्व को बेल कर्व कहा जाता है। यानी दरमियान में 0 पॉइंट है और 1 2 3 4 5 दाईं साइड पे, 1 2 3 4 5 बाईं साइड पे। तो फ़र्क अगर बैलेंस है तो बाईं साइड के 5वें नंबर से लाइन आएगी, ऊपर जाएगी, जहाँ पर 0 है वहाँ पर बिल्कुल वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी, और दूसरे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइड वाला जो 5 है वहाँ पर जो वो लाइन जाएगी, तो जो दरमियान वाला पॉइंट होगा 0, वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व हैज़ अ मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड ऑफ 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में जो मीन होता है वो 0 होता है और उसका स्टैंडर्ड होता है वो 1 होता है। यानी जो लाइन और जो ग्राफ आप ड्रा करना शुरू करते हैं, जो कर्व स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। आई विश आई कुड ऐड अ पिक्चर हियर बट आई कुड नॉट अनफॉर्चुनेटली। बुक से देख लीजिएगा, ये पिक्चर वहाँ पर मौजूद है, बड़ा आसान ये कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व की खुसूसियात क्या होती हैं? द मीन, मीडियन और मोड आर इक्वल। इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों एक जैसे होते हैं। द कर्व इज़ सिमेट्रिक एट द सेंटर। जो कर्व होता है, जो झुकाव होता है लाइन का, वो दरमियान से सिमेट्रिक होता है, यानी शुरू से ऊपर जाता है, ठीक है जी, दरमियान में बैलेंस होता है और फिर आगे जब जाता है तो फिर दोबारा से नीचे आ जाता है। यहाँ पर मैं पिक्चर ऐड कर सकता तो ज़रूर करता, नहीं कर सका। आप ये पिक्चर देख लीजिएगा, बड़ी आपको हेल्प होगी और पेपर में ये सवाल आ सकता है, हाई चांसेस हैं। तो आप अगर वो कर्व बना देंगे ग्राफ तो आपकी रेपुटेशन और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है जी, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज़ आर टू द लेफ़्ट। मिसाल के तौर पर अगर 13 वैल्यूज़ हैं या 12 वैल्यूज़ हैं ना, तो जो आधी वैल्यूज़ होंगी वो दाईं साइड पर होंगी और जो आधी होंगी वो बाईं साइड पे होंगी। यानी डाटा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है ये नॉर्मल कर्व। द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 1। जो कर्व के नीचे एरिया आता है वो 1 होता है। यानी 5 दाईं तरफ से शुरू करेंगे तो दरमियान में जो 1 आएगा वहाँ पर जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल बैलेंस होगी, और फिर आगे जो दूसरी तरफ 5 लिखा हुआ होगा वहाँ पर ये लाइन है जाके तकरीबन जुड़ जाएगी। पिक्चर लाजमी देखिएगा ये बुक से, आपको फिर समझ आएगी इसकी। है ये आसान।
न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ शेप्स, अब आप शेप्स को कैसे पेमाइश कर सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। टू गेट मोर प्रिसाइज इवेल्यूएशन ऑफ डाटा, टू मेजर्स ऑफ शेप आर यूज्ड। डाटा को सही अंदाज से प्रिसीशन के साथ हासिल करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है स्क्यूनेस और दूसरा है कर्टोसिस। ये दोनों अहम है, इन दोनों में से एक पेपर में लाजमी आएगा, आप देख लीजिएगा। इट इज़ अ मेजर ऑफ सिमेट्री, इट यानी ये भी सारा वही प्रोसेस है कि दरमियान में जो लाइन जो कर्व बनेगा वो वहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन, यानी ये हमें बताएगा कि तिरछापन जाहिर करता है, यानी ज़्यादा जो डाटा है वो किस साइड पे है। हाफ डाटा इज़ एट लेफ़्ट एंड हाफ एट राइट साइड ऑफ मिडल पॉइंट, दरमियान जो पॉइंट है उसके आधा दाएं तरफ डाटा होगा और आधा बाएं तरफ होगा। इफ़ बल्क ऑफ डाटा इज़ टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड, अगर ज़्यादा तादाद में जो डाटा है वो बाईं साइड में है, एंड राइट साइड इज़ लॉन्गर, तो जो दाईं साइड है वो लेंथी होगी, लंबी होगी, यानी दाईं तरफ जो लाइन जाएगी फिर वो लंबी होगी, तो उसको हम कहेंगे कि स्क्यूड है। ये दाईं तरफ से स्क्यूड है, यानी बाईं तरफ से शुरू करें 5 4 3 2 1, तो 5 के बाद जो 4 आया है वहाँ पर अगर ये कर्व बन रहा है तो बाकी आगे लाइन जो -1 2 3 4 वाली साइड पे जाएगी, ये लाइन लंबी होगी, टेल लंबी होगी, तो कहा जाएगा कि जो है ना स्क्यूनेस ये राइट साइड की तरफ है। इफ़ स्क्यूनेस इज़ इक्वल टू 0, अगर ये जो स्क्यूनेस है यानी दुम जो लंबी जा रही है, जो कर्व होगा ये 0 के बराबर हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है, बिल्कुल बैलेंस है। बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। और इसी तरह अगर वो दूसरी साइड पे चला जाए, ठीक है, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड की तरफ, तो हम करेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। पिक्चर लगानी थी मैंने यहाँ पर लेकिन वो ऐड नहीं कर सका। ये भी पिक्चर आप देखिएगा, आसान है, यकीन करें आसान है, लेकिन आपने देखना ज़रूर है इसको बुक से। दूसरा है रूल ऑफ थंब, ये एक रूल बनाया गया है स्क्यूनेस के लिए, वो क्या है, 1 और ग्रेटर देन +1, सॉरी, स्क्यूनेस इज़ लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1 प्लस, जो तिरछापन होगा लाइन का वो -1 से ज़्यादा होगा और +1 सॉरी -1 से कम होगा और +1 से ज़्यादा होगा। ये आप पिक्चर देखेंगे बुक पर तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ हाईली सिक्योर्ड, ये जो डाटा की तकसीम होती है बहुत ज़्यादा हद तक कर्व होती है, तिरछी होती है। इफ़ द स्क्यूनेस इज़ बिटवीन -1, अगर ये तिरछापन -1 और बिटवीन प्लस एंड +1 हो, द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मॉडरेटली स्क्यूड, ठीक है। मॉडरेटली का मतलब है कि बराबर बराबर वो लाइन जो है ना वो कर्व हुई होगी, तिरछी होगी, यानी दाईं तरफ आधी जा रही होगी, आधी बाईं तरफ जा रही होगी, कर्व इतना ज़्यादा दोनों में से किसी एक तरफ नहीं होगा। इफ़ द स्क्यूनेस इज़ बिटवीन माइनस एंड प्लस, द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अप्रोक्सीमेटली स्क्यूड। बिल्कुल इसी तरह अगर जो हमारा कर्व बन रहा है, जो तिरछापन आ रहा है, वो माइनस या फिर प्लस के पास पास है, जो 0 है यानी 0 प्लस और 0 माइनस के पास है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा होगी, जो दाईं और बाईं तरफ डाटा होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। दूसरा पॉइंट था कर्टोसिस। इट टेल्स शेप ऑफ वेरिएशन, इट टेल्स हाउ द ग्राफ ऑफ द सेट ऑफ डाटा इज़ पीक एंड हाउ हाई द ग्राफ इज़ अराउंड द मीन। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो डाटा आपके पास है, उसमें से 0 के दाएं और बाएं तरफ ये ग्राफ की सूरत में आपको डाटा प्रेजेंट करता है और आपको बताता है कि जो पीक है, जो किसी भी लाइन की जो सबसे ज़्यादा कोहान है, ऊंचाई है, वो दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है। पिक्चर मस्त देखिएगा। इट मेजर्स शेप ऑफ वेरिएशन, जो वेरिएशन आ रही है, जो फ़र्क आ रहा है, ये उसकी पैमाइश करता है। पॉजिटिव वैल्यू मीन्स दैट टू लिटिल डाटा इज़ इन द टेल। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि जो टेल होगी, जो ग्राफ की टेल होगी, उसमें बहुत कम डाटा है। एंड नेगेटिव वैल्यू मीन्स टू हाई डाटा इन द टेल। मनफी का मतलब ये होगा कि जो टेल है, जहाँ से लाइन शुरू हो रही है, उस साइड पे डाटा बहुत कम है। द हैवीनेस लाइटनेस ऑफ डाटा, बारी जो डाटा है इसका लाइटनेस या फिर हैवीनेस का मतलब क्या होता है, द डाटा लुक्स मोर और लेस पीक्ड, के डाटा जो लाइन है हमारी वो कम तिरछी होगी या फिर ज़्यादा तिरछी होगी और ऊंची होगी। कर्टोसिस की 3 किस्में हैं। सबसे पहले लेप्टोकर्टिक, इफ़ पॉजिटिव कर्टोसिस। दूसरा है मेजोकर्टिक, इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 0 एंड ग्राफ इज़ नियरली नॉर्मल। जनाब ये आप पिक्चर लाजमी देखिएगा, पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगी। लेप्टोकर्टिक का मतलब ये है कि जो आपकी
लाइन की जो टेल बन रही है, जो लंबी लाइन है, वो पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ जा रही होगी, -1 -2 -3 -4 उस तरफ। और अगर मीज़ोकर्टिक होगा तो वो जो लाइन बनेगी, जो कर्व बनेगा, जो टेल बनेगी, वो दाईं तरफ भी बराबर होगी और बाईं तरफ भी बराबर होगी। और प्लेटिकर्टिक का मतलब है इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेगेटिव कर्टोसिस इट्स। तो प्लेटिकर्टिक का मतलब है कि अगर आपकी जो टेल है वो बाईं तरफ बन रही है तो जो पीक होगी वो दाईं तरफ जा रही होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन 7 शुरू हो रहा है, 6 ख़त्म हो गया, लेकिन 6 और 5 को समझने के लिए आपने ये बुक पर मौजूद पिक्चर ज़रूर देखनी है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होती है, यानी डाटा को आप किस किस तरीके से पेश कर सकते हैं, उसके कौन कौन से तरीके हैं वो बयान कीजिए। प्रेजेंटेशन मीन्स टू डिस्प्ले समथिंग टू समवन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी बंदे के सामने कोई चीज़ पेश करना। इसके कितने मोड्स हैं, कितनी काइंड्स हैं। सबसे पहला देखिए बार चार्ट। बार चार्ट सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। फ्लेक्सिबल है, यानी इसमें आप चेंजिंग करना चाहें, कोई कटिंग वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये वर्टिकल भी होता है और हॉरिजेंटल भी होता है। इसमें कॉलम भी होते हैं और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मुश्तमिल ये चार्ट होता है। इसके नुकसानात ये हैं कि फ़ॉल्स इंप्रेशन। समटाइम आप जब देखते हैं इस बार चार्ट को तो आप एग्जैक्ट फिगर पहचान नहीं सकते, इंफॉर्मेशन सही समझ नहीं सकते, आप गलती कर सकते हैं और गलती के चांस ज़्यादा होते हैं। फेल्स टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन, ये कि किसी बंदे को मतलब जितना लिखा है बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन देगी, उसका बैक एंड क्या है, उसका फॉरवर्ड एंड क्या है, वो ये वाली मालूमात वहाँ पर उससे नहीं मिलेगी। फेल टू एक्सपोज की काजेज़, अच्छा डाटा में उतार चढ़ाव जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसकी एग्जैक्ट काजेज़ ये बार चार्ट शो नहीं करता, तो ये इसके नुकसानात हैं। दूसरा है पिक्टोग्राम, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सिंबल यानी अलामात की मदद से डाटा को पेश किया जाता है। प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन दैट वे। एडवांटेजेस देखें, इट वांट्स टू कन्वे सिंबॉलिक प्लस ग्राफ, यानी आप अलामतों की मदद से भी डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं इसमें और साथ साथ ग्राफ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप उस पर बॉर्डर लाइन जब गाढ़ी होगी तो ये इसका एडवांटेज है, अच्छी लुक बनेगी। कलर ऐड कर सकते हैं आप इसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी का ये सबसे ज़्यादा हिस्सा है। आई कैचिंग वार्निंग्स, जो आपने चीज़ें हाईलाइट करनी है इस पर आप हाईलाइट कर सकते हैं, जबकि बार चार्ट पर आप हाईलाइट नहीं कर सकते, यानी की पॉइंट्स पर आप फ़ौरन पहुंच जाते हैं। इंस्टेंट रिमाइंडर, यानी फौरी आपको याद दहानी कराता है कि कहाँ पर जो है ना की पॉइंट है और कहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो हाईलाइट चीज़ होती है। मोर एक्यूरेट देन वर्ड्स, इसमें आप वर्ड्स का इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन जो डिजिट्स की सूरत में और सिंबल की सूरत में डाटा प्रेजेंट किया हुआ होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जनरल कॉन्सेप्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी जो कुछ उस पर लिखा हुआ है वो सारा कुछ सब कुछ बैक एंड और जो आगे आने वाली प्रेडिक्शंस वगैरह होती हैं वो सारा कुछ इसकी मदद से हम जान सकते हैं, पिक्टोग्राम की मदद से। ये क्लियर होता है, इंटरेस्टिंग होता है और अट्रैक्टिव होता है, इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेज देखिए, ओनली फ्यू यूनिवर्सली अंडरस्टूड, यानी जो पिक्टोग्राम है ये दुनिया में चंद एक पिक्टोग्राम है जिनको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं और समझ सकते हैं, इसलिए इसको बनाना मुश्किल है, नामुमकिन है, समझना मुश्किल है। जनरल कॉन्सेप्ट देता है, यानी कि एक एक चीज़ को एक एक बात को ये एक्सप्लेन नहीं करता, बस जनरल वे में बात बता देता है। कांट बी इंटरप्रेटेड, कुछ जो है ना उनको मज़ीद तशरीह उनकी नहीं की जा सकती, एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, किसी के सामने प्रेजेंट नहीं किए जा सकते। नो मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, जो सबसे ज़्यादा मौसर होने का जो पहलू है वो इसमें आपको नज़र नहीं आता। तीसरी किस्म है हिस्टोग्राम, विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा की आप विजुअल प्रेजेंटेशन करते हैं थ्रू रेंज वैल्यूज़। दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड क्लासेस, इन वैल्यूज़ को आप क्लासेस कहते हैं या फिर बिन कहते हैं। ये भी बार चार्ट की तरह होता है। हाइट ऑफ बार, जितनी बड़ी बार होगी उसका मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इन ए क्लास, कि ये किसी भी क्लास में जो डाटा है उसकी तादाद कितनी है, यानी डाटा में एक रकम कितनी मरतबा आ रही है, पीक पॉइंट क्या है। तो ये भी पिक्स काइंडली आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ये पेपर में आएंगे इंशाअल्लाह, आप देख लीजिएगा लाजमी। स्कैटर प्लॉट क्या करता है जी, शोज़ डाटा इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स और वाई एक्सिस की सूरत में डाटा प्रेजेंट करता है। डाटा इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू ग्रुप्स, ये डाटा को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है, जिससे डाटा को समझना आसान होता है। नेक्स्ट है बॉक्स प्लॉट, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन एंड वेरिएशन,
यानी किसी भी डाटा की जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है, ये बॉक्स प्लॉट वो एग्जैक्ट लोकेशन हमें बता देता है और वेरिएशन बता देता है कि यानी एक डाटा और दूसरे डाटा के दरमियान जो फ़र्क है वो कितना फ़र्क है। फॉर एग्जांपल टेबल बना हुआ है बॉक्स में, एक डब्बे में लिखा हुआ है 5, दूसरे में लिखा हुआ है 10, तीसरे में लिखा हुआ है 15। तो आपको बता देगा कि 5 किस डब्बे में है, 10 किस डब्बे में है, 15 किस डब्बे में है। और साथ साथ आपको ये भी बता देगा कि 5 और 10 के दरमियान कितने डिजिट का फ़र्क है, 10 से 15 के दरमियान कितने डिजिट का फ़र्क है। तो इसको कहते हैं बॉक्स प्लॉट। ये सिंगल बॉक्स भी आप बना सकते हैं, मल्टीपल बॉक्स भी बना सकते हैं। डाटा छोटा हो, ग्रुप छोटा हो तो एक बॉक्स, ज़्यादा हो तो मल्टीपल बॉक्स बनाकर आप इसमें डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर आपने रिज़ल्ट बनाना है तीसरी का तो आप एक डब्बा बना लें, चौथी के बनाना है तो आप एक और बना लें, पाँचवीं का बनाना है तो अलग बना लें। तो अगर क्लासें हो ही दो और डाटा छोटा हो तो आप एक बना लें, डब्बा बॉक्स बना लें, उसमें डाटा प्रेजेंट कर दें। नेक्स्ट है जी पाई चार्ट। पाई चार्ट प्रेजेंट्स डाटा इन स्लाइसिस। ये स्लाइसिस की सूरत में डाटा प्रेजेंट करता है। जितनी बड़ी स्लाइस होगी उतना डाटा ज़्यादा होगा और एक स्लाइस और दूसरी स्लाइस के जो साइज़ में फ़र्क होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक स्लाइस में और दूसरी स्लाइस में कितना कितना डाटा है। टेल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा मेनली यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन डाटा सेगमेंट्स। ज़्यादातर जो डाटा के जो दो ग्रुप्स होते हैं उनके दरमियान कंपैरिजन करने के लिए, उनमें मुश्तरक चीज़ें और मुख्तलिफ चीज़ें जो एक ग्रुप में है दूसरे में नहीं है, उनको जानने के लिए ये पाई चार्ट इस्तेमाल किया जाता है। ईजी टू सी विच आइटम हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा आसान तरीका है देखने के लिए कि कौन से ग्रुप में ज़्यादा डाटा है। पर्पज़ टू शो पार्ट टू पार्ट रिलेशन। इसका मकसद ये होता है कि एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ क्या ताल्लुक़, क्या रिश्ता बन रहा है, उसको ज़ाहिर किया जाए। इट हैज़ 7 पार्ट्स। इसके 7 हिस्से होते हैं पाई चार्ट के। यूज्ड वन डाटा मेक्स मीनिंगफुल सेंस। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब डाटा का कोई सेंस, कोई शऊर बन रहा हो, कोई मानी निकल रहा हो। पार्ट्स में एक रिलेशनशिप विद अदर पार्ट। एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ बाकायदा एक ताल्लुक़ होता है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि शोज़ डाटा इन डिग्रीज़ की, ये डिग्रीज़ में डाटा ज़ाहिर करता है। वो मैथ वाली डी अपने जहन में ले आए। तो 360, 90 और 180 ये डिग्री के जो पॉइंट्स हैं ये समझना तो आसान है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 65, 75, 30, 20, 25 तो वो वाली डिग्रीज़ आप देखकर एकदम से नहीं निकाल सकते। आप नहीं बता सकते कि 25 डिग्री पर कौन सा डिजिट है, 26 डिग्री पर कौन सा डिजिट है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो बुक पर मौजूद तस्वीर लाजमी देख लीजिएगा, आसानी होगी आपको समझने में। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये जितने क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस पेपर के बाद मैं इंशाल्लाह लाजमी आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा चेक करूँगा और देखूँगा कि कितने क्वेश्चन इसमें से आए हैं। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग थिंग्स। चीज़ों को फैलाने का जो मरहला होता है, जो अमल होता है, उसको डिस्पर्जन कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? डाटा को क्यों फैलाया जाता है? डाटा की तकसीम क्यों की जाती है? देखिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स आर नीडेड फॉर 4 बेसिक पर्पसेस। यानी ये जो डिस्पर्जन डाटा फैलाने के जो पर्पसेस हैं, जो मेजर्स हैं, जो तरीके हैं, उनके मकासद दर्ज झैल हैं। यानी डाटा को फैलाने का, उसको हिस्सों में तकसीम करने के 4 मकासद होते हैं। सबसे पहला टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। जो भी एवरेज निकली है डाटा की वो रिलायबल होनी चाहिए, यानी रिलायबल एवरेज निकालना इसका पहला मकसद है। टू सर्व एज अ बेसिस फॉर द कंट्रोल ऑफ द वेरिएबिलिटी। जो मुतगय्यरात हैं मुख्तलिफ जो डाटा में, उनको कंट्रोल करने के लिए भी डिस्पर्जन को इस्तेमाल किया जाता है। यानी देखने के लिए कि कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन से कंसोनेंट्स हैं, कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन सी जो आपकी खूबी है बंदों की अगर बात की जाए पॉपुलेशन की, तो ऐसी है जो चेंज हो रही है और कौन कौन सी ऐसी है जो चेंज नहीं हो रही। टू कंपेयर 2 और मोर सीरीज़ विद रिगार्ड टू देयर वेरिएबिलिटी। 2 या 2 से ज़्यादा डाटा डिजिट्स को आपस में कंपेयर करना और ये देखना कि दोनों में क्या फ़र्क है। टू फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। स्टैट के जो दीगर मज़ीद पैमाइश करने के, चीज़ों को मापने के, चीज़ों को जांचने के, प्रेडिक्शन कायम करने के जो तरीके हैं, उन तरीक़ों में मदद करना, यानी उनको ज़्यादा पहले से ज़्यादा इफेक्टिव बनाना। कॉमनली यूज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सबसे ज़्यादा और आम इस्तेमाल होने वाले डिस्पर्जन फैलाव के जो तरीके हैं, पैमाइश के जो तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं? 6 तरीके हैं जी। सबसे पहला है रेंज। डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट अमाउंट इन डाटा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी रकम में जो फ़र्क है उसको रेंज कहते हैं। और ये जानने के लिए आप सबसे बड़ी रकम से सबसे छोटी रकम को निकाल दें तो ये रेंज निकल आएगा।
दूसरा है क्वार्टाइल, वैल्यूज़ दैट डिवाइड्स द होल डाटा इन 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल से मुराद ऐसी वैल्यूज़ हैं, ऐसी रकमें हैं जो डाटा को 4 हिस्सों में तकसीम कर देती हैं। 4 वैल्यूज़ हैं, एक लोअर वैल्यू है और Q3 अपर लेवल। फ़र्ज़ करें Q1, Q2, Q3, Q4 ये 4 वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो जो Q1 वैल्यू है वो सबसे लोअर वैल्यू होगी और जो Q3 है वो सबसे अपर वैल्यू होगी। तो 1 और 3 के दरमियान जो आएगा Q2 वो आपका मीडियन है। इफ़ स्कोर इज़ लेस दैन 25%, अगर 100 में से 25 से कम नंबर आए हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो क्वार्टाइल है वो Q1 है, यानी 25 से कम है। इसी तरह अगर जो मार्क्स हैं वो 75% से कम है तो इसका मतलब है कि Q3 से ये कम है, यानी जो क्वार्टाइल है वो Q3 है, 75% है। द फार्मूलाज फॉर द क्वार्टाइल्स आर, क्वार्टाइल जानने के लिए जो फार्मूला है वो 2-3 फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। Q1 इज इक्वल टू n प्लस द स्कोर, Q2 इज इक्वल टू 2n प्लस। तो ये आप देख लीजिएगा, जो फार्मूले आसान फार्मूले देख लीजिएगा खुद। नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन, आल्सो कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। इज़ 1/2 द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी रकम के दरमियान जो फ़र्क आता है ये उस फ़र्क का आधा हिस्सा होता है। ठीक है, पहली और तीसरी रकम के दरमियान जो फ़र्क है उस फ़र्क का ये आधा हिस्सा होता है, यानी पहली रकम अगर 50 है और दूसरी रकम 100 है तो इनके दरमियान कितना फ़र्क है, 49। तो 49 का जो आधा होगा 24.5, यह जनाब क्वार्टाइल डेविएशन है। फार्मूला भी लिखा हुआ है मापने का, आप देख सकते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें दर्ज झैल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, मराहिल होते हैं, स्टेप्स होते हैं। अरेंज स्कोर्स फ्राम हायर टू लोअर, तमाम जो नंबर लिखे हैं उनको बड़े से लेकर छोटे की तरह तरतीब के साथ लिख दें। असाइन सीरियल नंबर टू ईच स्कोर, हर जो नंबर है उसको एक सीरियल नंबर दे दें। डिटरमाइन फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 बाय यूजिंग फार्मूला, पहला Q1 आपने निकालना है, पहली रकम निकालनी है, पहला आपने क्वार्टाइल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला लिखा हुआ है। फिर Q3 निकालना है तो उसके लिए फार्मूला लिखा है। तो कहता है उसके बाद कहता है सबट्रैक्ट Q1 फ्राम Q3 एंड डिवाइड डिफरेंस बाय 2, आपने Q1 और Q3 जो है उसमें से Q3 में से Q1 को आपने माइनस करना है, फिर उसके बाद आपने 2 से तकसीम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। उसके बाद नंबर 5 पे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डेविएशन, ये सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाला मेजर है, तरीका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो होता है वो मीन पॉइंट होता है, मीन पॉइंट निकालना होता है, मीन नंबर, मीन डिजिट निकालना होता है। डिटरमाइंस इफ स्कोर्स आर क्लोज और फार फ्रॉम मीन, ये इस बात की तशरीह करता है कि जो स्कोर है वो मीन के करीब है, यानी वस्ता, यानी जो दरमियाना पॉइंट है उसके करीब है या जो दूर है। यानी दरमियान में अगर 0 है और एक तरफ 50 नंबर और दूसरी तरफ भी 50 है तो ये बताता है कि नंबर 6 0 के करीब है या दूर है। ठीक है, डिटरमाइंस इफ स्कोर्स आर टुगेदर और स्कैटर, ये बताता है कि जो स्कोर है वो गट्ठे लिखे हुए हैं या बिखरे बिखरे हैं, दूर दूर हैं। व्हेन स्कोर्स आर क्लोज टू द मीन एस डी स्मॉल, जब स्कोर मीन के करीब होते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है, जो कर्व होता है, जो लाइन होती है वो छोटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है गिव इंट्रोडक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। फिट टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और काई स्क्वायर x2, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये भी पेपर में आने वाला सवाल है। ये आप सारे 9 के 9 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आपके लिए आपका पेपर आसान होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। ये मुख्तसरन मैंने कोशिश किया है कि 8614 को एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके।